हेलो एवरीवन। और आज हमारा लॉ का रिवीजन सीरीज़ शुरू हो रहा है और पहला चैप्टर जो हम लोग रिवाइज करने वाले हैं वो है डिविडेंड। ये एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा चैप्टर है एंड बहुत इजीली आप इसको समझ भी जाएंगे और याद करने में भी आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। डिविडेंड चैप्टर सेक्शन 123 से लेके 127 तक लाई करता है और पहला सेक्शन जो है 235 ये डिविडेंड को डिफाइन करता है। ठीक है, तो कंपनी जब भी अपना कुछ काम कर रही है उससे वो क्या कमाती है? प्रॉफिट। एंड ये प्रॉफिट को वो दो उपाय करती है, या तो वो इसको बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगी या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ बोनस एंड डिविडेंड। इस चैप्टर में हम लोग डिविडेंड पे फोकस करेंगे क्योंकि सेक्शन 123 यहाँ पर हम देखेंगे फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड जो है ये डिक्लेयर होता है एट द AGM बाय द शेयर होल्डर्स। इसको प्रपोज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन डिक्लेयर कौन करता है? शेयर होल्डर्स। नाउ इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? दो AGM के बीच अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है तो उसे इंटरिम डिविडेंड बोलकर डिक्लेयर किया जाता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसे हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम में कभी कभी केस लॉ के थ्रू ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या शेयर होल्डर्स डिविडेंड के रेट को बढ़ा सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। शेयर होल्डर्स कभी भी डिविडेंड के रेट को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हाँ वो रिड्यूस करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ एक बार कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है तो उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। ठीक है, विद इन 5 डेज उसको डिपॉजिट करना पड़ता है इन अ सेपरेट अकाउंट इन अ शेड्यूल बैंक। ये मैंडेटरी है। ऑल्सो डिविडेंड जो है वो सिर्फ फ्री रिजर्व्स के थ्रू ही डिक्लेयर किया जा सकता है एंड डिक्लेरेशन से पहले थोड़ा कुछ कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र किया जा सकता है टू द रिजर्व्स। ये कंपनी के ऊपर है, वो चाहे तो ऐसा कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। एंड डिविडेंड को हम लोग कैश में पे कर सकते हैं, लेकिन काइंड में कभी भी पेमेंट नहीं होगा डिविडेंड का। नाउ सोर्सेज ऑफ पेमेंट। डिविडेंड का सोर्सेज क्या क्या होगा? आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कौन से शेड्यूल में दिया जाता है? शेड्यूल 2 के हिसाब से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाएगा एंड उसके बाद प्रॉफिट्स को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर डिविडेंड्स। Now, profits of any previous financial year after providing for the depreciation and remaining undistributed. Then money given by central government or state government in pursuance of any guarantee. So यहाँ 3 केसेस के अंदर जो हमारा सोर्सेज है डिविडेंड का, क्या हो गया सोर्सेज? प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद, प्रॉफिट ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और मनी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अंडर एनी। जो है सेक्शन 123(1)(b), ये क्या बोलता है? अगर इनएडुकेसी ऑफ प्रॉफिट है, अगर कोई फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट की कमी है, प्रॉफिट नहीं है, इन दैट केस आप डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करोगे? तो अकॉर्डिंग टू रूल 3 आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है कि रेट ऑफ डिविडेंड जो है इट शेल नॉट एक्सीड एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अमाउंट ऑफ विड्रॉल शेल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। तो अमाउंट जो विड्रॉ कर रहे हैं वो 1/10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसका? पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। देन अमाउंट विड्रॉन शेल बी फर्स्ट यूटिलाइज टू सेट ऑफ लॉसेज। जो अमाउंट को आप विड्रॉ कर रहे हो उससे पहले आप अपने लॉसेज को सेट ऑफ करो, उसके बाद आप डिविडेंड डिक्लेयर या डिविडेंड पे कर सकते हो। एंड देन बैलेंस ऑफ रिजर्व्स। द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर सच विड्रॉल शेल नॉट फॉल बिलो 15%। तो जो रिजर्व से आप पैसा निकाल रहे हो फॉर डिविडेंड, उसका बैलेंस बिलो 15% नहीं होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल के आफ्टर सच विड्रॉल। नेक्स्ट, इंटरिम डिविडेंड। ये डिक्लेयर किया जाता है बिटवीन 2 AGMs बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये कब डिक्लेयर किया जाएगा? एट एनी टाइम फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल द होल्डिंग ऑफ AGM। तो होल्डिंग ऑफ AGM के पहले पहले ये डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है आउट ऑफ सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच सच इंटरिम डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर्ड, और प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग डेट। मतलब फ्रॉम द सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी आपका सरप्लस है उससे डिक्लेयर कर सकते हो। प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच इंटरिम डिविडेंड इज सॉट, मतलब जिस साल आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उस साल के प्रॉफिट से, या फिर टिल द क्वार्टर, मतलब डिक्लेयर कर रहे हो उसके पहले पहले का जो क्वार्टर है तब तक का जो भी प्रॉफिट है उससे भी डिक्लेयर कर सकते हो। इन केस ऑफ लॉस तो क्या करना है? जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए आपका एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स। सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर
ये मेरे साथ साथ ये चिड़िया भी वीडियो में बोलना चाह रही है। ओके, सो अनपेड डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड जो कि डिक्लेयर किया गया था विद इन 5 डेज ट्रांसफ़र करना होता है टू अ सेपरेट बैंक अकाउंट, विद इन 30 डेज पेमेंट करना पड़ता है। अगर नहीं पे किया देन विद इन कोई भी कारण से तो विद इन 7 डेज ट्रांसफ़र कर दो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, ठीक है। अगर आप इसको कंप्लाई नहीं कर रहे, मतलब जो कंपनी है वो कंप्लाई नहीं कर रही है, तो इंटरेस्ट का पेनल्टी लग जाएगा @ 12% पर एनम करके कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, और अगर कंपनी ट्रांसफ़र कर देती है तो विद इन 90 डेज़ एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और अपने वेबसाइट पे पुट करना पड़ेगा उस इन्फॉर्मेशन को कि डिविडेंड ऐसा है, अनपेड है, एंड एनी पर्सन जो क्लेम करना चाहता है तो वो कंपनी को अप्लाई कर सकता है अलॉन्ग विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। देन अगर ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 ईयर्स तक रह गया तो इसको फिर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा IEPF अकाउंट। सेक्शन 125 में हम लोग देखेंगे IEPF अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ता है और उस पैसा का यूटिलाइजेशन क्या क्या हो। सेक्शन 125 IEPF अकाउंट, फुल फॉर्म इसका है इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है और यहाँ पर कौन कौन सा अमाउंट क्रेडिट होगा, कोई भी गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रहा है, डोनेशन, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो भी रिसीव होता है, एप्लीकेशन मनी जो रिसीव होता है, मैच्योर डिपॉजिट्स, डिबेंचर, एप्लीकेशन मनी एंड मनी रिसीव्ड एंड ड्यू फॉर रिफंड, वो यहाँ क्रेडिट होता है, डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट उस पर कुछ भी आ रहा है तो, ठीक है। और यूटिलाइजेशन क्या है इस फंड का, कहाँ कहाँ मनी को हम यूटिलाइज़ करेंगे, तो वो यूटिलाइज होगा इन द रिफंड ऑफ अनक्लेम्ड आपका जो भी डिविडेंड है, मैच्योर डिपॉजिट्स, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्कॉस्ट अमाउंट, रीइम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस। तो ये इस फंड का यूटिलाइजेशन है, खर्चा है, एंड क्रेडिट इसमें ये सब अमाउंट होगा। सेक्शन 127 ये आज का हमारा फाइनल सेक्शन है इस चैप्टर का। इट टॉक्स अबाउट फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। तो हमने देखा था कि विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन डिविडेंड को पे करना होता है कंपनी को, ठीक है। वेयर अ डिविडेंड हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी बट हैज़ नॉट बीन पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन टू एनी शेयर होल्डर, ओके, इन दैट केस every director of the company who is knowingly a party to default shall be punishable with imprisonment maximum 2 years and a fine minimum ₹1000 per day during which such default continues, okay। मतलब कि फ़ाइन 1000 पर डे करके लगेगा एंड इम्प्रिजमेंट जो कि मैक्सिमम 2 साल तक का हो सकता है, एंड ऑल्सो कंपनी को भी 18% करके इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन इस सेक्शन के कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो क्या है, तो 5 एक्सेप्शन है जहाँ पर कंपनी को पेनल्टी नहीं लगेगी। दैट इज़ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ or where the shareholder has given specific direction to the company regarding payment of dividend and those direction cannot be complied with and the same has been communicated to the shareholder। इसका केस लॉज आ जाता है एग्जाम में कि शेयर होल्डर कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया था एंड कंपनी वैसा पे नहीं कर पाई एंड सेम कम्युनिकेट कर दी है। तो कम्युनिकेट करना ज़रूरी है कंपनी को कि हाँ पेमेंट नहीं हो पा रहा है और ये बात वो शेयर होल्डर को बता चुकी है, ठीक है। देन Third point, the dividend has been lawfully adjusted by the company against any sum due from the shareholder। shareholder का कोई ड्यू था उसके अगेंस्ट कंपनी डिविडेंड को एडजस्ट कर देती है। Fourth point, when there is a dispute regarding right to receive the dividend, कोई 2% में डिस्प्यूट हो रहा है कि राइट टू रिसीव किसका है, किसको डिविडेंड मिलना चाहिए, इन दैट केस कंपनी विथ होल्ड कर दे रही है या पेमेंट नहीं कर रही तो भी चलेगा। एंड फॉर एनी अदर रीज़न बट नॉट ड्यू टू द डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी, इन दैट केसेस जो पेनल्टी का सेक्शन है वो कंपनी को डायरेक्टर को नहीं लगेगा अगर इनमें से कोई कारण है। ये एक्सेप्शंस है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ और ये था लॉ रिवीजन वीडियो सीरीज़ का पहला डे एंड हम लोगों ने डिविडेंड को कम्प्लीटली रिवाइज किया है विद द कंसेप्ट्स। तो डू कमेंट हाउ यू फाइंड दिस वीडियो, वॉज इट रियली हेल्पफुल टू यू, एंड ऑल्सो अगर कुछ सजेशन है तो आप वो भी बता सकते हैं थ्रू कमेंट्स। तो आई विल ट्राई टू implement those suggestions. Thank you for watching and stay tuned for more upcoming videos.